हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आता है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका संरचना के बारे में। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका क्या है, कोशिका के क्या काम होता है, कोशिका संरचना बताइए। 10 नंबर में पूछता है, 1-2 नंबर में नहीं, ठीक है। कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। तो चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग समझेंगे कि कोशिका होता क्या है। देखिए, कोशिका एक बगैर कोशिका, आप नॉर्मल तौर पर समझिए कि बगैर कोशिका कोई भी जो है सजीव प्राणी में जीवन संभव नहीं है। बगैर कोशिका, बगैर सेल के किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो संभव नहीं है। अब क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आपको पता होगा कि कोशिका जो है सभी जीवित प्राणियों के लिए उसके संरचना और उसके कार्यात्मक, मतलब यह संरचना में भी भूमिका निभाता है और यह बॉडी के कार्यात्मक काम भी करता है। मीन्स यह फंक्शनल यूनिट भी है और यह स्ट्रक्चरल, दोनों यूनिट है। मतलब यह संरचना बनावट में भी भाग लेता है और यह बॉडी के काम करने में भी भाग लेता है, ठीक है। यह श्वसन, उत्सर्जन, जनन, मेटाबॉलिज्म सभी कार्य करती है। तो सेल एक ऐसा हमारे बॉडी का मतलब कहिए तो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जो हर एक जीवित प्राणियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारे बॉडी के संरचना देता है, साथ में यह बॉडी के फंक्शनल दोनों काम करता है। अब कैसे, तो आपको मैं बता दूं। यह सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो होता ही है, साथ में यह सारे छोटे छोटे कोशिका जो समान गुण धर्म वाले होते हैं, वह सब मिल कर एक ऊतक का निर्माण करता है। और यह ऊतक जो है मिल कर एक हमारे बॉडी के पार्ट बनाता है। तभी आप लोग समझते होंगे कि एडिपोज टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग ऊतक होते हैं। वह ऊतक सब जो बना होता है इसी सेल कोशिका के ही बना होता है। जो जैसा सेल होता है, सभी सेल आपस में मिल कर एक जो है अपना जाल सा बनाता है ऊतक का, समझ गए। और वही ऊतक हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत भूमिका निभाता है। बातें को समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कोशिका के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। विदाउट जो जड़ होता है ना, वह कोशिका ही है। भले हमें लगता होगा कि हमारा बॉडी के ऊपर मांस चढ़ा है, लेकिन आपको पता होगा वह जो मांस बना है वह एक तौर पर वह कोशिका का ही बना हुआ मांस है, ठीक है। कोशिका का ही, भले आपको देखने में मांस लगता हो, भले देखने में हड्डी लगता हो, भले देखने में आपको बॉडी में ब्लड है, लेकिन वो सब एक तौर पर कोशिका है। जैसे ब्लड भी है, ब्लड भी हमारा एक सेल ही है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सब सेल ही हैं, कोशिका ही हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखा जाए यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। तो देख लीजिए संरचना, ठीक है। अब संरचना को समझने के लिए जो कोशिका है, कोशिका को हम लोग को अलग अलग भागों में बांटे हैं, ठीक है। अलग अलग भागों में बांटे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप लोग समझ लीजिए फिगर समझ लीजिएगा। मानिए यह फिगर है, यह कोशिका है, इतना बड़ा होता नहीं है, वो तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन समझिए यह कोशिका है, ठीक है। इसी प्रकार से संरचना होता है। यह कटा हुआ है, इसे काटा गया है ताकि आप इसके अंदर के संरचना को समझ सकें। समझिए यह कोशिका है, ठीक है, कोशिका है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कोशिका के ये जो चारों साइड जो झिल्ली होता है, इसे सेल मेम्बर कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कोशिका के चारों साइड दीवार में लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें एक ए वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। बीच में इसका ठीक जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं। इसी केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है, समझ गए। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं जीव द्रव, ये सब जो है आपको जो द्रव देख रहे हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म। ये होता है, ये जो आप लोग पानी के कलर के जो देख रहे हैं, यह द्रव भरा रहता है इसमें, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है छोटे छोटे जो ये आप ब्लैक कलर के बुनका बिंदी जो देख रहे हैं, यह होता है राइबोसोम, ठीक है। ये क्या होता है? राइबोसोम। और ये होता है, ये वाला जो है यह गोल्गी एपार्टस है। क्या है? गोल्गी एपार्टस है, समझ गए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं
प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी में एक जो है आपका होता है, देख लीजिए ए वाला जो आप देख रहे हैं, ए ढक्कन की आकार के तरफ ए वाला, यह होता है लाइसोसोम। तो छोटा छोटा बिंदी वाला जो है द्रव पर, वह राइबोसोम है जो तैरता रहता है। इसी और ये सब तैरता रहता है, समझ गए, ये सभी पार्ट जो है कोशिका में इस साइटोप्लाज्म पर तैरते हुए रहता है, समझ गए। छोटी छोटी बूंदा होता है राइबोसोम, इससे बड़ा होता है यह घनाकार लाइसोसोम, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ये वाला होता है, समझ गए। ये सब चीज़ को आप लोग समझ गए। उसके बाद यह होता है गोल्गी काय होता है, ये जो है गोल्गी काय है। यह माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। यह चारों साइड से झिल्ली लगा रहता है, समझ गए, सेल मेम्ब्रेन है। तो इन सब चीज़ों को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो फिगर इस प्रकार से बना दीजिएगा, कुछ नहीं रहता है फिगर में, समझ गए। फिगर में कुछ नहीं रहता है, बस फिगर में ऐसे करते जाना है, ठीक है, ऐसे एक बनाना है और ऐसे आकर इसको एक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक केंद्रक बना दीजिएगा, ऐसे करके बना दीजिएगा, हो जाएगा। नामकरण जरूर कर दीजिएगा, समझ गए, ताकि आप लोग को टेंशन ना रहे। ओके, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसमें जो है अलग अलग जो है आपको माय डियर कोशिका को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो कोशिका को समझने के लिए आपको उसके कोशिका में जो जो सारे ऑर्गेन मिलते हैं, उन सभी ऑर्गेनों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। किसका क्या काम है ये समझना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से जो है कोशिका को समझ सकते हैं। तो हम लोग ऊपर देखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग होते हैं, ठीक है, जैसे केंद्रक हो गया, कोशिका में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेन है उसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय बॉडी हो गया, समझ गए, ये सब चीज़ें हैं। आगे है लाइसोसोम हो गया, ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कोशिका में मैंने आपको बता दिया, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, समझ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा होता है सेल ऑर्गेन्स, सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स का मतलब है कि कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं, और इसी को सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल ऑर्गेनिल्स। और सेल ऑर्गेनिल्स में ही आपको बहुत सारे जो है कोशिका के अलग अलग पार्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके सामने में है। सेल ऑर्गेन में आता है न्यूक्लियस, केंद्रक आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जिसे एनर्जी गृह भी कहते हैं, गोल्गी काय बॉडी आता है, लाइसोसोम आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, और सेंट्रोसोम, और ये सब चीज़ें जो है आपके आता है। तो इन सब चीज़ों को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना, वह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि आपके सामने में है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, समझ गए, ए होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए, ए होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बाहरी भाग होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए या इसी को जो भी कहिए, झिल्ली कहिए, वही चीज़ है। और एक होता है कोशिकांग, जो कि कोशिका के अंदर स्थित होता है, तो उससे जो है कोशिकांग के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल याद रखिए कि कोशिका के अंदर, कोशिका में कौन कौन से हमें पढ़ना है, जानना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिकांग के बारे में, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय बॉडी आता है, लाइसोसोम, ठीक है, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, कोशिका के बारे में, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर के, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपका यहाँ पे, यह कोशिका के सबसे बाहरी परत है, जो कि इसे आकार प्रदान करती है। यह 2 स्तरीय परत है। यह जो है फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन अणु से बने होते हैं। यह सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मा भरा होता है, ठीक है, जिसमें कोशिकांग होते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे यह मानिए कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका है। अब इसमें जो है
द्रव के जैसे जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, झिल्ली में बहुत सारे जो है आपको साइटोप्लाज्मा जो है क्या होता है, कहाँ गया, साइटोप्लाज्मा भरा होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब ये प्लाज्मा एक साइटोप्लाज्मा जो होता है यह द्रव के टाइप में होता है। इसी द्रव पर जो है जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स होता है कोशिका का, वह सब इसी साइटोप्लाज्मा पर तैरते रहता है। ठीक है ना। तो मेन होता है, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो यह 2 स्तरीय परत से बना होता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। यह बाहरी परत होता है, ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के अणु से बना होता है, समझ गए। और यह परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मा भरा होता है, जो एक द्रव होता है जिसमें सारे कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ गए कि यह सबसे बाहरी है और यह कोशिका के आकार देता है। यह लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। बातें को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस में, चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में कहने का मतलब है यहाँ पे कि केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में एक पतली झिल्ली से ढकी ठोस गोलाकार केंद्रक होती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है उसके केंद्र में एक पतली झिल्ली से ढकी ठोस गोलाकार केंद्रक होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है तथा क्रोमेटिन जाल डीएनए युक्त होता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसी में डीएनए पाया जाता है, जो एक धागे नुमा जाल सा बना होता है डीएनए युक्त, ठीक है। और इसी में न्यूक्लियोप्लाज्मा भी होता है। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ओके। क्रोमेटिन जाल का 31% भाग डीएनए, 2 से 5% भाग आरएनए तथा शेष भाग हिस्टोन से निर्मित होता है। अब ये जो क्रोमेटिन जाल जो बनाता है उसमें ज़्यादातर 31% भाग डीएनए का होता है। अब ये क्रोमेटिन धाग क्या होता है, तो जो आप गुणसूत्र कहते हैं वही तो जो है आपका यहीं से आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है कोशिका के, कोशिका अंग के बीच में होता है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए, अब ये बीच में होता है तो इसका क्या काम है कि इसी में जो है आपके डीएनए, आरएनए सब पाया जाता है। सबसे ज़्यादा डीएनए होता है, 2 से 5% आरएनए होता है और बाकी जो होता है वह हिस्टोन से निर्मित होता है, ठीक है। केंद्रक में केंद्रीय न्यूक्लियस होते हैं जो कि राइबोसोम निर्माण हेतु जिम्मेदार है। अब इसी केंद्रक में जो है आपको केंद्रिकिया होता है, केंद्रिका होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि राइबोसोम के निर्माण हेतु जिम्मेदार होता है। और यह राइबोसोम जो है क्या कहलाता है, प्रोटीन निर्माण के फैक्ट्री भी कहा जाता है। बातें को समझ रहे हैं। चलिए, ये समझ गए केंद्रक के क्या कार्य हैं। तो केंद्रक के कार्य है, देख लीजिए, केंद्रक के कार्य है अनुवांशिक पदार्थों का संग्रह करना, जीनेटिक सूचनाओं का ट्रांसमिशन और कोशिका विभाजन करना, कोशिकीय मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण इत्यादि इसका काम है। तो केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण होता है कोशिका का, क्योंकि इसी में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन वगैरह वगैरह पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मा भी इसी में होता है, केंद्रक द्रव जिसे कहते हैं, इसी में होता है। केंद्रक का काम है, जब आरएनए, डीएनए यहाँ पे होता है तो यह जीनेटिक सूचना भी देगा, ठीक है। यह अनुवांशिक पदार्थों का संग्रह करता है, ट्रांसमिशन करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है और कोशिकीय मेटाबॉलिज्म पर अपना नियंत्रण दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रक। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह द्विस्तरीय मेम्ब्रेन से ढके जूते के आकार की संरचना है। क्या है, यह द्विस्तरीय झिल्ली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, ठीक है। यह डबल मेम्ब्रेन से ढका हुआ जूते की आकार का संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द्विस्तरीय जूते की आकार की संरचना का यह जो है ये पावर हाउस होता है। बातें को समझ रहे हैं। यह कोशिका से लगभग 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं। मतलब एक कोशिका में लगभग 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं। मस्तिष्क कोशिकाओं, लीवर की कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका संख्या लीवर के कोशिका में, मस्तिष्क की कोशिका में ज़्यादा होता है। इसकी बाहरी परत जो है सी सरफेस तथा आंतरिक परत एम सरफेस कहलाती है।
अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका बाहरी लेयर सी फेस कहलाता है, ठीक है, क्या फेस, सी फेस कहलाता है, और आंतरिक जो फेस होता है वह एम फेस कहलाता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, आंतरिक परत पर कुछ फिंगर समान संरचनाओं क्रिस्टी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य है कोशिका में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, एटीपी संग्रह इत्यादि। एटीपी के टूटने से ही जो है विखंडन क्रिया होता है। तो इसके लिए जो है आपको समझना होगा कि कोशिका में ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और एटीपी संग्रह का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। समझ गए? चौथा है गोल्गी काय। गोल्गी काय जो होता है यह मेम्ब्रेन के बनी हुई बहुपर्तीय संरचना। अब ये जो गोल्गी काय मैंने आपको दिखाया ऊपर में फिगर में, यह मल्टीपल लेयर में बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो संख्या में 1 या 2 होता है तथा केंद्रक के समीप स्थित होता है। तो ये जो गोल्गी काय बॉडी होता है यह काफ़ी ज़्यादा लेयर में होता है और यह 1 से 2 संख्या में होता है और साथ में यह केंद्रक के एकदम नज़दीक रहता है। ये जो है सिस्टीन, ट्यूबल्स, वैक्यूल्स, वेसिकल प्रकार की हो सकती है, ठीक है। ये जो है सिस्टीन, ट्यूबल्स, वेसिकल्स और वेसिकल इस प्रकार के यह हो सकता है। समझ गए? गोल्गी काय। इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है कोशिकीय स्रावन उत्पादन, लाइसोसोम का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद इसका काम है स्पर्म के एक्रोसोम भाग का निर्माण, योल्क सैक का निर्माण करना। तो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? आप देख लीजिए यहाँ पे गोल्गी काय। गोल्गी काय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या कर रहा है, लाइसोसोम का निर्माण कर रहा है और स्पर्म के एक्रोसोम भाग का भी निर्माण करता है और यह कोशिकाओं को स्रावन में भी मदद करता है, ठीक है, सिक्रेशन में। पांचवा है लाइसोसोम। अब यह लाइसोसोम का निर्माण कर लिया है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, यह जो है यह गोलाकार थैले जैसी संरचना होती है। लाइसोसोम मैंने आपको बताया कि अलग अलग गोलाकार संरचना था, तो यह गोलाकार थैली जैसी संरचना है। यह कोशिका में फेगोसाइटोसिस का कार्य करता है तथा विषाक्त पदार्थों को नष्ट करते हैं। इन पाचक एंजाइम के कारण से स्वयं भी नष्ट हो जाता है, अतः इसे आत्मघाती बैग, सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं से जो है नष्ट हो जाता है, यह अपने आप को भी जो है नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम के जो है कारण यह स्वयं को नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसमें फेगोसाइटोसिस होता है, यह अपने ही कोशिकाओं को भक्षण कर जाता है। समझ गए? किसके कारण? पाचक एंजाइम के कारण। बातें को समझ गए? चलिए, छठा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह बहुस्तरीय संरचना है। यह भी जो है मल्टीपल लेयर में रहता है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है। जो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, तो देख लीजिए, यह तो सबसे पहले है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह आपके मल्टीपल लेयर में बना होता है। तो यह मल्टीपल लेयर में तो होता ही है और यह कोशिका झिल्ली, समझ गए, सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर है उसके केंद्रक के बीच में यह उपस्थित होता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है 2 प्रकार के होता है, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन? एक तो होता है जो रफेज वाला होता है और एक होता है स्मूथ वाला। समझ गए? एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है एक होता है रफ में और एक होता है स्मूथ में। ओके, रफ वाला जो होता है यह इसमें राइबोसोम कण उपस्थित होता है, इसमें राइबोसोम कण जो है अनुपस्थित होता है। इसका कार्य है प्रोटीन निर्माण करना, ठीक है, और इसका काम है लिपिड का निर्माण करना, ठीक है, वसा का। इसका यह मुख्यतः लीवर, अग्नाशय में उपस्थित होता है, जबकि यह जो है मुख्य रूप से एडिपोज ऊतक में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एवं इंटेस्ट्रियल, ठीक है ना, इंटरस्टेरियल सेल में यह उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा कि रफेज ईआर क्या है और स्मूथ ईआर क्या है, दोनों के बारे में। ओके,
रफेज का काम क्या है? राइबोसोम का अनुपस्थित होता है इसमें अनुपस्थित होता है। यह प्रोटीन निर्माण करता है, यह लिपिड निर्माण करता है। यह लीवर और पैंक्रियाज में उपस्थित होता है, जबकि यह एडिपोज ऊतक, एड्रिनल कॉर्टेक्स एवं इंटरस्टाइटियल सेल में उपस्थित होता है। बातें को समझ गए? चलिए याद रखिएगा। अब है ER, समझ गए? अभी पढ़ाए हैं, अभी क्या होता है ER, समझ गए चीज़ों को? तो जो ER है, ER कोशिकाओं को यांत्रिक आधार और सपोर्ट प्रदान करते हैं। ER कोशिका को यांत्रिक आधार और सपोर्ट प्रदान करते हैं। यह ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। तो ER काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, समझ गए? ER जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा कि ER कोशिका के यांत्रिक आधार और सपोर्ट प्रदान करते हैं। यह ग्लाइकोजन तथा लिपिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सातवां पॉइंट है सेंट्रियोसोम। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहने का मतलब है कि एक कोशिका में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, एक कोशिका में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। यह माइक्रोट्यूबल्स तथा फिलामेंट से बने होते हैं। यह मुख्यतः कोशिका विभाजन का कार्य करने में सहायता करता है। सेंट्रियोल 2 ध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसके मध्य में स्पाइंडल फाइबर्स जमा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। क्या समझे होंगे? तो देखिए, सेंट्रियोल या इसी को सेंट्रोसोम कहते हैं। यह जो होता है, इसमें एक कोशिका में 2 सेंट्रियोल्स होता है। क्या होता है? एक कोशिका में 2 सेंट्रियोल्स होता है और ये माइक्रोट्यूबल्स तथा फिलामेंट से बने होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होता है ना, यह माइक्रोट्यूब और फिलामेंट से बने होते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः कोशिका विभाजन के कार्य में जो है क्या करता है? सहायता करता है। बातें को समझ रहे हैं? सेंट्रियोल 2 ध्रुव, जैसे एक ध्रुव इधर एक ध्रुव इधर, इन 2 ध्रुवों का निर्माण करता है, जिसके मध्य में स्पाइंडल, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर्स जमा होता है, जिसके बीच में कुछ फाइबर्स जमा होता है 2 ध्रुवों के बीच में। ओके, आगे चलिए। राइबोसोम है, देख लीजिए। एक कण राइबोसोम है, आखिरी हमारा बच गया राइबोसोम। राइबोसोम एक कण या इसी को ग्रेनुलोमा संरचना कहते हैं। राइबोसोम एक कण के रूप में या ग्रेनुलोमा संरचना जो साइटोप्लाज्मा में अथवा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अवस्थित होता है। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पर होता है? या तो यह साइटोप्लाज्मा में अथवा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अवस्थित होता है। यह कोशिका का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनीन है जो प्रोटीन RNA निर्माण का कार्य करते हैं। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहता है। हम आपको पहले ही भी बताया कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो होता है, यह प्रोटीन और DNA इन दोनों का जो है RNA दोनों का निर्माण एक करता है। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, मानव कोशिका में 18 ATS प्रकार का, ठीक है, राइबोसोम होता है। इसके 2 सब यूनिट है। एक सब यूनिट, छोटी यूनिट जो होती है वह 40S और बड़ी सब यूनिट 60S होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़? कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ गए बातें को? आगे चलते हैं। कोशिका के समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके पिक्चर को समझना पड़ेगा। पिक्चर को समझने के लिए आपको इस फिगर को देख लीजिए, समझ जाएंगे। सबसे पहले एक गोलाकार है, ठीक है, इसमें कोशिका है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, आपके सामने में ये चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे कि हम लोग ये पढ़े हैं कि इसमें एक गोल्गी काय होता है। ये वाला गोल्गी काय है जो मल्टीपल लेयर में बना होता है। ठीक है, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह भी मल्टीपल लेयर में बना होता है। समझ गए? जिसका काम है कि यह राइबोसोम का भी निर्माण करता है। लेकिन राइबोसोम हम लोग देखे हैं कि इसमें जो छोटे छोटे कण के रूप में है, एक ब्लैक ब्लैक जो छोटा छोटा दिख रहा होगा, यही हमारा राइबोसोम है। ठीक है, जो आपके जो है इस पर तरल है। ये जो पानी के आकार में देख रहे हैं, यह सब तरल है, इसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। यह सारे ऑर्गेन जो है कोशिका का इसी साइटोप्लाज्मा पे तैरते रहता है अंदर में, जबकि बाहर में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है,
कोशिका झिल्ली होता है। जो कोशिका झिल्ली बाहरी परत से बना है और आंतरिक जो होता है वह ऑर्गेन होता है, सेल ऑर्गेन होता है, कोशिका अंग होता है, जिसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपार्टस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, यह सब जो है अंदर स्थित होता है। समझ गए? तो मुख्य रूप से 2 होते हैं ऑर्गेन। समझ गए कौन कौन? तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले तो कोशिका है। कोशिका में जो कोशिका के चारों तरफ से जो घेरा हुआ है बाहरी जो अस्तर है वह सेल मेंबर होता है, जो एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, कोशिका को स्टेबल बना के रखता है। और जब मान गए, आप देखिए, जब यहाँ पे एक कटोरा है, ठीक है, एक कटोरा ये एक बर्तन है, कटोरा है। जब इस कटोरा को हम यहाँ पे बना देंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसके अंदर हम पानी भर देंगे, ठीक है, इसके अंदर पानी भर देंगे। तो ये जो पानी भरने का कथन का मतलब है कि यह स्ट्रक्चर बन गया स्टील का कटोरा, मतलब यह हो गया सेल मेंबर। ठीक है, ये हो गया सेल मेंबर। ठीक है, इसमें हमने पानी भर दिया, मतलब इसमें यह साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्मा है। ओके, अब ये हो गया साइटोप्लाज्मा। अब इसी साइटोप्लाज्मा के ऊपर, द्रव के ऊपर जो है ये जितने भी ऑर्गेन है, चाहे गोल्गी काय हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक हो, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, समझ गए, ये सब के सब इसी द्रव पर तैरता हुआ रहता है। समझ गए? अब इसमें तैरता हुआ रहता है तो सबका अलग अलग काम है। जैसे लाइसोसोम है तो यह आत्महत्या के काम करता है, यह कोशिका में टॉक्सिसिटी को, मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यही सब चीज़ें जो है यहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें, बातें को समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें आप लोग इसको समझ गए। ठीक है, उसी प्रकार से आपका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मा है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और किसका क्या काम है मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया एक एक करके। आप लोग, उम्मीद है कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब बाकी आपका काम है, मिल